दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिए। पहले कहानी सुनिए, अगर अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की कहानी है जिंदगी की सांझ। प्रियांक ने जैसे ही स्टाफ रूम में कदम रखा, उसकी नज़र मधु पर टिक गई, जो टेबल पर झुकी हुई कोई किताब पढ़ रही थी। उसी में पूरी तरह से तल्लीन थी। वह किताब पढ़ने में इतना डूबी हुई थी कि उसे प्रियांक के आने का बिल्कुल भी पता नहीं चला। प्रियांक ने देखा कि मधु वैसे भी बहुत ही कम बोलती थी। बहुत ज़रूरी होता तभी केवल दूसरों से बात करती है, लेकिन ऐसा भी क्या कि कलीग्स का अभिवादन भी ना किया जाए। भाई, सुबह सवेरे एक बार तो सब गुड मॉर्निंग विश कर ही देना चाहिए। गुड मॉर्निंग मधु जी। प्रियांक ने ही आगे रहकर उनसे बात करके पहल की। गुड मॉर्निंग, एक संक्षिप्त सा उत्तर देकर मधु फिर से अपनी किताब पर झुक गई। प्रियांक को थोड़ा बुरा ज़रूर लगा कि मधु का यह रूखापन, लेकिन तब भी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने का उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। इसके लिए वह बोले, आज तो लगातार 4 पीरियड्स है मेरे, और उसके बाद प्रैक्टिकल करवाना है। याद तो है ना आपको? आपकी क्लास कब से है? फ्री हैं क्या आप बीच में? जी, मेरा फर्स्ट पीरियड फ्री है। उसके बाद लगातार 3 क्लासेस हैं बैक टू बैक, और उसके बाद फिर से प्रैक्टिकल। मधु ने उन्हें बताया था। किस क्लास को प्रैक्टिकल करवाना है आज आपको? बातों का सिलसिला जारी रखने के लिए प्रियांक ने अगला सवाल उनसे कर दिया। सेकेंड ईयर सेक्शन बी को, और मधु ने बड़ा ही संक्षिप्त उत्तर दिया। तब तो आपकी ड्यूटी आज मेरे साथ है, समझ गई? मेरी भी प्रैक्टिकल की उन्हीं के साथ ही क्लास है। फिर मिलते हैं क्लास के लैब में बाद में। कहते हुए प्रियांक अटेंडेंस रजिस्टर लेकर अपने क्लास में चला गया। हर पीरियड के बाद वह दूसरी क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर अपने साथ ही लेता आता, तो स्टाफ रूम में अन्य शिक्षकों के साथ उसकी काफ़ी बातचीत हो जाती और मधु भी टकरा जाती, मगर वैसी ही उदासीन, अपने में खोई हुई। 12 बजे लंच ब्रेक में सभी शिक्षक शिक्षिकाएं स्टाफ रूम में इकट्ठा हुए, तो सबकी बातों की आवाज़ से उन्हें स्टाफ रूम में पूरी तरह से मज़ा आने लगा। स्टाफ रूम गुलजार हो गया। सब साथ लाया हुआ लंच खाने लगे, लेकिन वे कैंटीन से ही खाते थे। प्रियांक ने कैंटीन से 2 समोसे मंगवाए। फैमिली तो बुला लो अब तो, कब तक समोसे का लंच करते रहोगे? अब तो मकान भी मिल गया है तुम्हें, इतना तुम कर ही सकते हो। प्रोफेसर तिवारी ने उन्हें हंसते हुए कहा। जी। प्रियांक बस मुस्कुरा दिया और कोई जवाब नहीं दिया। 15 दिन ही हुए थे उसे ट्रांसफ़र होकर इस शहर में, ये कॉलेज ज्वाइन करके। पहले 8 दिन बड़े ही मज़े से बीते थे। 8 दिन तो वह यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में ही रहा था, मगर अब उसे खुद का मकान स्कूल की तरफ से मिल गया था, और वह छुट्टी वाले दिन इंदौर से अपना सामान भी ले आया था। वैसे वह अकेला ही है। कौन कौन है परिवार में? प्रोफेसर कनकलता ने उनसे पूछा था। जी, माता पिता और छोटा भाई है, प्रियांक ने बातों बातों में उन्हें बताया था। अच्छा, और शादी नहीं हुई है आपकी? यह सवाल प्रोफेसर वर्मा का था। वे जानना चाहते थे कि उम्र के इस दौर तक उनकी शादी क्यों नहीं हुई थी। इससे पहले कि प्रियांक कुछ उत्तर देता, बेल बज गई। वह और मधु उठ खड़े हुए थे। उन्हें सेकेंड ईयर को प्रैक्टिकल करवाना था। उन दोनों का साथ में प्रैक्टिकल था। आज पहली बार वह मधु के साथ प्रैक्टिकल करवा रहा था। उन्हें पाइन्स के कोन्स के बारे में बच्चों को समझाना था, और उनकी पत्तियों के बारे में, यानी कि पाइन्स नीडल्स जिन्हें पत्तियां कहते हैं, उनके बारे में पढ़ाकर उसकी हमेशा चुप रहने वाली मधु आज लैब में एकदम से पूरी तरह से सक्रिय थी। 15 दिनों में प्रियांक ने उसे पहली बार मुस्कुराते हुए और इतना ज़्यादा बोलते हुए सुना था। अपनी छात्राओं के साथ वह बिल्कुल सहज लग रही थी, और उनके साथ पूरी तरह से अच्छी तरह से घुल मिलकर उनसे बातें कर रही थी। मधु ने उन्हें पाइन्स वृक्ष यानी चीड़ की पत्ती की पूरी तरह से जानकारी दी, और फिर उनसे टेम्पररी स्लाइड भी बनवाई। प्रियांक देख रहा था कि अपने विषय को लेकर उसमें कितना आत्मविश्वास भरा था। अभी जैसे वह कोई दूसरी ही मधु हो गई थी, और टीचर्स रूम में वह कुछ अलग ही थी। छात्राएं भी उससे बहुत हिली मिली हुई थी। इसके बाद प्रियांक ने उन्हें कोन्स की स्लाइड दिखाई। सारे बच्चे देखकर हैरान हो गए।
उनकी बनाई हुई स्लाइड देखी। 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। मधु ने अटेंडेंस रजिस्टर उठाया और स्टाफ रूम में आ गई और वहीं पर चुपचाप बैठ गई। कॉलेज के बॉटनी डिपार्टमेंट में कुछ 6 शिक्षक थे, विभागाध्यक्ष मैडम को मिलाकर। मधु और प्रियांक सहायक प्राध्यापक थे, शेष सभी वरिष्ठ अध्यापक थे। वे भी उन्हें पढ़ाते थे। 3 बजे एमएमसी की छात्राओं के प्रैक्टिकल भी हो गए। उसके बाद वे फ्री थे। साइंस फील्ड की अब छुट्टी हो गई थी। सभी स्टाफ रूम में ताला लगाकर निकल गए। प्रियांक का घर 15 मिनट की दूरी पर ही था और वह अक्सर जल्दी पहुंच जाया करता था। वह 3:30 बजे तक घर पहुंच भी गया। अब एक लंबा अकेला दिन उसके सामने खड़ा था। अब तक घर में कोई था जो नहीं। आते ही उसने टीवी ऑन कर दिया, थोड़ा सा वक्त बिताने के लिए। अब आभासी ही सही कुछ चेहरे और आवाज़ें जो ड्राइंग रूम में गूंजती रहेगी, वह तो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। कपड़े बदलकर उसने अपने लिए चाय बनाई। वह खुद काम करने का आदी था और टीवी के सामने आकर बैठ गया चाय पीने के लिए। जब तक वह कॉलेज में रहता है तब तक अपने दर्द को पूरी तरह से भुला देता है, और वह दर्द जिससे भागकर वह इंदौर के कॉलेज से ट्रांसफ़र लेकर यहाँ भोपाल चला आया था, उस दर्द को वह कम भी नहीं कर पाया था। उस दर्द से भी क्या कभी कोई भाग पाया है भला? वह तो भीतर ही रहता है। यहाँ भी उसी के साथ चला आया। बस लोगों की सहानुभूति से भरी नज़रें यहाँ नहीं हैं, क्योंकि वे उनकी सच्चाई से अवगत नहीं हैं अब तक। लेकिन कब तक? जल्दी ही यहाँ भी लोग उसके परिवार के बारे में भी पूछना शुरू कर देंगे और उसकी कहानी के बारे में जानकर यहाँ भी वह सबकी नज़रों में केवल सहानुभूति का पात्र बन जाएगा। इसके सिवा भला और क्या करेंगे लोग? प्रियांक ने चाय का खाली कप टेबल पर रख दिया और टीवी में ध्यान लगाने लगा। आखिर वक्त बीते भी कैसे? उसे मधु की याद आ गई अचानक। न जाने क्यों जब भी वह मधु को देखता है उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसकी खामोशी के पीछे भी एक दर्द भरी चीख है। कुछ न कुछ तो है उसके सन्नाटे के पीछे, पीड़ा का हाहाकार है। वह भीतर ही दर्द भरी अशांति और शोर को भीतर ही दबाकर ऊपर से बड़ी ही शांत बनी रहती है, ऐसा प्रियांक को लगा। विवाहिता के तो कोई चिन्ह नज़र नहीं आते, लेकिन उम्र में भी कोई छोटी तो नहीं है। 30-32 साल की तो लगती ही हैं। तो क्या अब तक शादी नहीं हुई, या फिर कोई और बात है इसके पीछे? क्या वजह है? क्या दर्द है उसके जीवन में? अगले 2 महीने में कई बार बीएससी और एमएससी के प्रैक्टिकल उसने मधु के साथ करवाए। उसकी कर्तव्य निष्ठा, विषय का प्रगाढ़ ज्ञान और पढ़ाने के प्रति लगन व समर्पण देकर वह उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। यही नहीं, वह एक अच्छी इंसान भी थी जो सदा सबकी मदद करने के लिए हमेशा हर पल तत्पर रहती थी। जाने कब प्रियांक के मन में उसके लिए एक खास जगह बन गई और प्रियांक को खुद भी पता नहीं चला। खासकर तब से जब कई दिनों तक प्रियांक को कैंटीन के समोसे और इडली सांभर लंच में खाते देखकर वह एक दिन उसके लिए भी सब्जी और पराठे अपने साथ अपने टिफ़िन के साथ लेकर आई और उसके साथ रोज़ ही लाने लगी। प्रियांक ने जब संकोच से भरकर उसे बहुत बार मना किया, लेकिन वह बिल्कुल नहीं मानी। सुबह तो मेरे लिए माँ बनाती ही हैं, वैसे भी वे उठ ही जाती हैं। 2 पराठे अगर आपके लिए भी सेक दिए तो क्या हुआ? आप प्लीज़ बिल्कुल संकोच मत कीजिए। कभी मैं खाना नहीं लाई तो आप मुझे समोसे खिला दीजिएगा कैंटीन के, और क्या। प्रियांक इस पर निरुत्तर हो गया, लेकिन उसकी सहृदयता उसके मन को अच्छे से छू लेती। जाने कब उसके लिए मन में एक आत्मीय भावना जागने लगी थी। इस पराए शहर में एक वही उसे अपनी सी लगती, अपने दिल के करीब लगने लगी थी। जिस दिन वह कॉलेज नहीं आती उस दिन जाने क्यों प्रियांक को दिन खाली खाली सा लगने लगता। अनजाने में ही वह मधु उसके दर्द पर हावी होने लगी थी। प्रियांक अपने दर्द से उभरना नहीं चाहता था, न जाने क्यों। इस दर्द के साथ ही वह अपना जीवन बिताना चाहता था, क्योंकि इसी दर्द के साथ उसकी जीवन की सबसे प्यारी और सबसे मीठी यादें भी जुड़ी हुई थी। कैसी अजीब बात है, एक छोर पर असहाय पीड़ा थी उसके जीवन की, तो वहीं दूसरे उसी छोर के दूसरे सिरे पर सबसे बड़ी खुशी थी।
लेकिन उसके अकेलेपन में दर्द के साथ ही मधु की सोच भी उसकी साथी बनती जा रही थी। वह दर्द में डूबा होता तब उसे केवल मधु का ही ख्याल आता, जैसे उसकी पीड़ा को सहला जाता था। और जब मधु के बारे में सोचता अनायास ही दर्द टीसने लगता था। दिसंबर के अंत में अचानक ही एमएमएससी प्रीवियस की छात्राओं को ब्रायोफाइट्स व जिम्नोस्पर्म की स्टडी के लिए पंचमढ़ी ले जाने की बात निकली थी। कॉलेज की तरफ से उनका एक छोटी सी पिकनिक तय हुआ स्टडी टूर जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही उन्हें ले जाया जाए, क्योंकि फरवरी में फाइनल प्रैक्टिकल होने थे। कनकलता तिवारी को ठंड सहन नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने टूर अपने साथ ले जाने को साफ मना कर दिया था। शैलजा मैडम पर घरेलू जिम्मेदारियां थी। अब बची मधु, क्योंकि छात्राओं के साथ किसी महिला का जाना बेहद ज़रूरी था। पुरुषों में प्रियांक और प्रोफेसर वर्मा का जाना तय हुआ था। टूर में मधु के साथ ने प्रियांक को आह्लाद से भर दिया। अपने दर्द से अकेले ही जूझते हुए अब वह बुरी तरह से थक चुका था। जीवन जैसे एक लंबी तपती हुई सड़क बन गई थी, जिस पर अब उसे किसी आत्मीय साथी के साथ की ठंडी छांव की दरकार थी। वह उसे तलाश रहा था, लेकिन उसे ज़रा भी पता नहीं था कि मधु की भावनाएं उसके प्रति क्या है। उसने कभी भी उनसे बात करने की इच्छा व्यक्त नहीं की थी। उसका व्यवहार इतना शालीन व संयम था कि पास होकर भी वह दूर लगती थी। प्रैक्टिकल के समय वह सहज होकर विषय पर पूरी तरह से और अच्छे से बात करती, चर्चा भी करती, लेकिन इसके अलावा व्यक्तिगत बातें करने का कभी मौका ही नहीं मिलता। अब शायद टूर के बहाने वह उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जान सके या उसके मन को थोड़ा बहुत टटोल सके। जाने क्यों प्रियांक को लगता था कि मधु उसके दर्द को समझ सकती है, न जाने क्यों उसे इस दर्द से उभार सकती है। नियत तिथि पर मधु, प्रियांक और प्रोफेसर वर्मा प्रीवियस की 25 छात्राओं को बस से पंचमढ़ी स्टडी टूर के लिए ले गए। रास्ते में छात्राओं ने आपस में खूब मस्ती की और अंतराक्षरी खेली। मधु संयत थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। पंचमढ़ी में सरकारी गेस्ट हाउस में कमरे बुक किए गए थे। मधु के कमरे में 3 लड़कियां थीं। बाकी लड़कियां 4-4 के समूह में अन्य कमरों में ठहरी। प्रियांक और प्रोफेसर वर्मा एक ही कमरे में दोनों ठहरे थे। गेस्ट हाउस के लॉन में ही जिम्नोस्पर्म समूह के बहुत से पेड़ लगे हुए थे और उन्हीं की छाल पर और आसपास की नम जमीन पर ब्रायोफाइट्स उगे हुए थे, यानी दोनों की पढ़ाई एक साथ ही होनी थी। लड़कियों ने आज तक जिन पौधों को सिर्फ किताबों में छपे हुए चित्रों में देखा था, उन्हें प्राकृतिक परिस्थिति में उगा हुआ देखकर वे बेहद उत्साहित हो गई थी। वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो लॉन में गुनगुनी धूप में बैठना अच्छा लग रहा था। मधु वहीं गुनगुनी धूप में बैठकर उन्हें पौधों के बारे में लगातार पढ़ाती गई और लड़कियां नोट्स भी बनाती गईं। लंच के बाद प्रोफेसर वर्मा और प्रियांक ने उन्हें पढ़ाया। रात में लड़कियां कैंप फायर के लिए बुरी तरह से उत्साहित थी और साथ में नाचने गाने लगीं। रात में बेहद ठंड के मौसम में अलाव के पास मधु, वर्मा जी और प्रियांक कुर्सियों पर बैठ गए थे, ताकि छात्राओं पर दृष्टि भी रहे और उनके मनोरंजन में बाधा भी ना पड़ सके। ऐसे वे आपस में अच्छे से एंजॉय कर पाएंगी। प्रियांक और वर्मा जी में औपचारिक बातें चलने लगी, क्योंकि यहाँ पर वे भी आपस में एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते थे। बातों ही बातों में प्रोफेसर वर्मा ने प्रियांक से उसके परिवार और शादी के बारे में पूछ ही लिया। प्रियांक पहले तो बुरी तरह से झिझक गया, फिर उसकी आंखों में नमी झलकने लगी। अपने भीतर का सारा साहस बटोरकर उसने बताया, 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी। सपना को मैं बहुत ज़्यादा चाहता था। बहुत ही खुशहाल रिश्ता था हमारा और जल्दी ही हमारे प्यार की निशानी जन्म लेने वाली थी। हम अपने आने वाले मेहमान के लिए काफ़ी उत्साहित थे। परिवार में सभी आतुरता से बच्चे के आने की राह देख रहे थे। 3 साल पहले की बात है यह। बस 1 महीना बचा था संतान के जन्म में और एक दिन सपना का पैर फिसला और वह पेट के बल नीचे ज़मीन पर गिर गई। डॉक्टर ना तो सपना को बचा पाए और ना ही हमारी होने वाली बेटी को।
चली गई मेरी नन्ही बेटी भी अपनी माँ के साथ ही। प्रियांक के भीतर का दर्द अब आंखों से बाहर बह निकला। मधु और वर्मा जी सुनकर बुरी तरह से सन्न रह गए। प्रियांक के जीवन में किसी ऐसे दुख की तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वर्मा जी को बराबर अफसोस हो रहा था कि आखिर उन्होंने यह उनसे पूछा ही क्यों। उन्हें ऐसी बात की उपेक्षा नहीं थी। उन्होंने कई बार प्रियांक से पर्सनली माफ़ी मांगी। यह तो भाग्य का खेल है सर, नियति पर भला किसका बस चलता है। यहीं आकर मनुष्य पूरी तरह से विवश हो जाता है। आप दुखी मत होइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। प्रियांक ने उन्हें कहा। अभी भी उसका स्वर भीगा हुआ था और आंखें नम थी। मधु भी उसके दुख से बुरी तरह से स्तब्ध थी। थोड़ी देर बाद वर्मा जी सोने चले गए। लड़कियां अभी भी बाहर थीं, इसलिए मधु और प्रियांक वहीं कुर्सियों पर बैठे रहे। बहुत दुख हुआ आपके बारे में सुनकर। ज़िंदगी भी कैसे कैसे दर्द देती है। कितना मुश्किल होता है इस दर्द को लेकर जीना, मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मधु के स्वर में कंपन के भाव, किसी दर्द के एहसास ने प्रियांक को बुरी तरह से चौंका दिया। तो क्या वह भी किसी ऐसे ही दर्द से गुजरी है? बुरा न माने मधु जी, तो मैं कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? प्रियांक ने बड़े ही विनम्रता से कहा। जी पूछिए। मधु के स्वर में आत्मीयता थी। जाने क्यों आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आप भी अपने भीतर किसी दर्द को लेकर जी रही हैं, प्रियांक ने उससे कहा। मधु एकदम से कोई उत्तर नहीं दे पाई, लेकिन एक अव्यक्त पीड़ा के चिन्ह उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगे, जैसे वह संघर्ष कर रही हो अपने आप से कि कहे या ना कहे। उसकी आंखों में नमी थी और माथे पर इस ठंड में भी पसीना आ रहा था। कुछ देर तक वह हाथों की उंगलियों कर आपस में मरोड़ती रही, जैसे किसी निर्णय पर पहुंचना चाहती हो। फिर आखिर उसने बोलना शुरू किया। मेरे जीवन में भी वसंत आया था, जब वन में प्रेम की कोमल कलियां मुस्काने लगी थी। जीवन लता पर नन्ही हरी कोपलें खिलने लगी थी। हमारी आंखों में भविष्य के सपने सजने लगे थे। हम बेहद खुश थे। जीवन एक ऐसे हरे भरे बाग जैसा लगने लगा था, जिसमें वसंत के आगमन से रंग बिरंगी फूल एक साथ खिलने लगे थे। मन में हर समय वसंत की महक छाई रहती थी। खुमारी में मेरा मन डूबा रहता था। महुए की मादक मिठास में खोया रहता था। मधु ने एक गहरी सांस ली। उसका स्वर बुरी तरह से कांप गया था। गला भर आया था। प्रियांक उसके दर्द को अपने भीतर महसूस कर पा रहा था। इस पीड़ा के सहयात्री थे दोनों। आखिर खुद को संभल कर कुछ क्षण बाद मधु ने फिर से कहना शुरू किया। मगर बसंत बीत गया। कश्मीर की वादियों में आतंकवादियों से लड़ते हुए झर गया। 4 मिलिटेंट्स को मारकर खुद भी। और वसंत के बीत जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है। जीवन में सब कुछ झुलस गया। जीवन जेठ की तपती दोपहरी सा जल गया। आगे उसके बहते आंसू उसके दर्द की कहानी लगातार कहते रहे। जीवन की सुगंध, सारे रंग वसंत के साथ ही चले गए थे। रह गया पीछे एक रेगिस्तान, जिसमें न हरियाली थी न रंग। बस तपती रेत पर वसंत के बीत जाने के बाद उसकी निशानी के रूप में सूखे निर्जीव तिनके बचे रह गए थे। वे तिनके जो रात दिन दिल में छुपते रहते हैं। अगले 3 दिन वे लोग हांडी खो, पांडव गुफा, चौरागढ़ पर छात्राओं को घुमाने के लिए ले गए। प्राकृतिक परिवेश में उन्हें पढ़ाया और फिर ढेर सारे स्पेसिमेन इकट्ठा करके वे वापस लौट आए। जीवन फिर उसी ढर्रे पर फिर से चलने लगा। दिन भर कॉलेज और शाम का अकेलापन। परीक्षाओं के समय व्यस्तता बढ़ गई और फिर छुट्टियां शुरू हो गई। प्रियांक और मधु में बस काम को लेकर औपचारिक बातें ही होती थी। इसके बाद वे कोई भी बात नहीं करते थे, लेकिन उनमें भी अपनेपन का एक पुट ज़रूर होता था, क्योंकि दोनों ही दर्द की संवेदना को अच्छे से समझते थे। छुट्टियों में प्रियांक घर चला आया, लेकिन पुरानी यादें और दर्द फिर से सालने लगा। जीवन की तरह जब मौसम में भी ग्रीष्म की तपन बढ़ने लगी, तो प्रियांक का दर्द किसी कंधे के सहारे के लिए बुरी तरह से ललकने लगा। दर्द की लू जब मन को छू जाती तो वह संभलने ना पाता, तो किसी छांव के लिए अब मन तरसने लगता। उसे अब मधु की याद आती थी। क्या उसे किसी छांव की ज़रूरत नहीं है भला? आखिर उसकी उम्र ही क्या है?
क्या मधु को किसी छांव की तलाश नहीं है? वसंत के बीत जाने के बाद, फूलों के झड़ जाने के बाद शेष बचे नुकीले कांटों और सूखे तिनकों की चुभन से क्या वह त्रस्त नहीं हुई है? उसके दिल को भी तो तकलीफ हुई होगी। छुट्टियां खत्म होने पर जब कॉलेज दोबारा खुल गए तब प्रियांक मधु से मिलने की बेचैनी में आधा घंटा पहले ही कॉलेज जा पहुंचा। आज वह अपने मन की बात कहना चाहता था। अब उसका आधा दिन तो कम से कम अच्छा गुजरेगा। मौसम भी बदल गया था और बारिश शुरू हो गई थी। प्रियांक सोचता धरती का मौसम बदल जाता है, लेकिन हम इंसान वहीं के वहीं रह जाते हैं। ग्रीष्म के बाद सावन आ जाता है, लेकिन दर्द के मौसम का क्या कभी नहीं बदलते? हमारा दिल तो वैसे ही रुका रहता है। दर्द के मौसम में क्या जीवन से कभी नहीं बीतते? क्या वे जीवन भर यूं ही तपते ही रहते हैं? एक दिन प्रैक्टिकल में मधु और प्रियांक की एक साथ फिर से ड्यूटी थी। प्रैक्टिकल समय में थोड़ी देर तक साथ चला। बाद में फाइलें चेक करते हुए दोनों को देर हो गई। लैब असिस्टेंट उस दिन छुट्टी पर थी। छात्राओं के जाने के बाद स्पेसिमेन और स्लाइड्स अलमारियों में रखकर मधु ने ठीक से उनमें ताले लगा दिए ताकि कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। प्रियांक आज कुछ निश्चित करके आया था। उसने अचानक अब बोलना शुरू किया, मधु। मधु बुरी तरह से चौंक गई, क्योंकि प्रियांक उसे हमेशा मधु जी कहा करते थे। लेकिन प्रियांक ने आज बिना किसी भूमिका के कहना शुरू किया, हम दोनों के ही जीवन से वसंत बीत चुका है और हम अपने भीतर ग्रीष्म का ताप सह रहे हैं। यह सच है कि वसंत के बीत जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, लेकिन यह भी सच है कि एक दिन ग्रीष्म के बीत जाने के बाद सावन भी ज़रूर आता है। हर जिंदगी में आता है। धरती हमेशा सावन का स्वागत करके उसमें भीग जाती है, ग्रीष्म का ताप बिल्कुल से भूल जाती है। क्या हमारे जीवन में भी सावन नहीं आ सकता? क्या तुम मेरा साथ देना चाहोगी? क्या हम ग्रीष्म को विदा करके सावन का स्वागत एक साथ नहीं कर सकते अपने जीवन में? प्रियांक ने आगे कहा, मैं वसंत की तरह तुम्हारे जीवन में रंग बिरंगे फूल भले ही ना खिला पाऊँ, लेकिन तुम्हारा साथ अंत तक ज़रूर दूंगा। मधु, मैं सावन बनकर थोड़ी हरियाली की सुकून भरी ठंडक तुम्हारे तपते मन को ज़रूर दे पाऊँगा। थोड़ी छाँव तुमसे भी पा लूँगा। क्या ये अधिकार मुझे दोगी? कुछ तो बोलो मधु, क्या तुम्हारी हाँ है? प्रियांक की आवाज़ में एक दर्द भरा आग्रह था, आंखों में एक प्यार भरी विनंती थी। मधु अपलक उसे देखती रही। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से पहली बार धड़क रहा था। भीतर कुछ घुमड़ रहा था, मगर होठों पर फिर भी चुप्पी थी। उसके तपते मन को भी तो ठंडी फुहारों की शीतलता की अब ज़रूरत थी। तभी प्रियांक ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और उसने कहा, क्या इस दर्द को हम आपस में बांट नहीं सकते? क्या एक दूसरे को थोड़ी सी छाँव नहीं दे सकते? थोड़ी सी हरियाली और थोड़ा सा ठंडापन नहीं दे सकते? कहो मधु, कुछ तो कहो। कल घर आकर माँ पिताजी से बात कर लीजिएगा, कहते हुए मधु ने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। दोनों की आंखें अब नम थी, मगर होठों पर मुस्कुराहट थी। बाहर सावन ज़ोर ज़ोर से बरस रहा था और तपती धरती उसकी शीतल फुहारों में लगातार भीगती जा रही थी और भीगती ही जा रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? और अच्छी लगे तो आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, ताकि हम और मेहनत करके आपके लिए ऐसी बढ़िया कहानी ला सकें। और तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।